हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन का एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर। और हम पिछले जो टॉपिक था उसमें हम एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम आपको फिर से बता दें कि एलोट्रॉप होता क्या है। तो अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, तो हम उसे उस एलिमेंट का एलोट्रॉप कहते हैं, उस तत्व का अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें हम कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला एलोट्रॉप डायमंड था, और डायमंड के बारे में हम पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में डिस्कशन। देखिए, ग्रेफाइट भी कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप होता है। ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक मटेरियल है, यानी ये ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है, जो कि डायमंड से लाइटर है, डायमंड से हल्का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो हमारी पेंसिल होती है, तो जो पेंसिल का जो टिप होता है, जो पेंसिल का लीड होता है, वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। इसके बाद फिर जो हम ड्राई सेल यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल बैटरीज, उसमें जो ड्राई सेल यूज होता है वो भी ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में ग्रेफाइट के बहुत यूजेस हैं। ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, मतलब इसको आप छुएगा तो ये चिकना और इसके ऊपर फिसलन जैसा महसूस होता है, काफी ये नरम टाइप का सब्सटेंस होता है, काफी सॉफ्ट होता है। दूसरा है कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, पिछली क्लास में जो हम डायमंड के बारे में पढ़े थे, तो डायमंड में हम आपको बताए थे कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की आवश्यकता होती है। डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से कठोर अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ डायमंड होता है। डायमंड में हर एक कार्बन अलग 4 कार्बनों से जुड़े होते हैं, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड में नहीं पाया जाता, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट में हम आपको बता दें कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जो है वो अलग 3 कार्बनों से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो कार्बन है ये नीचे किसी कार्बन से जुड़ा होगा, इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से। फिर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इधर 1, इधर 2, नीचे किसी से जुड़ा होगा 3। फिर इस कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3। तो इस टाइप से हर एक कार्बन बस 3 कार्बनों से जुड़ते हैं। तो प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो कार्बन है उसके पास सबसे बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस ऑर्बिट में। तो 4 में से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी हर कार्बन का हर चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। और ग्रेफाइट में ऐसे ऐसे करोड़ों कार्बन्स होते हैं, तो समझ लीजिए कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। आप ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन में जो सबसे ऊपर में पेंटोग्राफ होता है, जो वायर से ऐसे चिपक के चलता है, उस पेंटोग्राफ में भी ग्रेफाइट का कॉम्पोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी ग्रेफाइट का मटेरियल यूज करके बनाया जाता है। इसके बाद देखिए, ग्रेफाइट को अगर आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, आपको हम बता दें कि ग्रेफाइट जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डायमंड के इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो भी लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस या 3550 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो भी मेल्ट करता है। मतलब जो पेंसिल की नीब को आप यूं तोड़ देते हो, उसको अगर बॉईल करना किया जाना पड़े या उसको बॉईल करना अगर पड़े तो उसके लिए आपको 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि अगर किसी ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो वहां से सिर्फ CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, ये क्या प्रूफ करता है? आप ऑक्सीजन दे रहे हो, आप जलाने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंबसन का सपोर्टर होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन देंगे और ग्रेफाइट सिर्फ CO2 बना रहा है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना हुआ है।
ग्रेफाइट कार्बन का प्रोडक्ट होता है या कार्बन से बना होता है, वो कार्बन का एलोट्रॉप कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको ग्रेफाइट और डायमंड के क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे, और इसके बाद हम चलेंगे थर्ड एलोट्रॉप बकमिंस्टर फ्लोरीन की ओर। इसे आप कॉपी में नोट करें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट के साथ, कि हमारे दैनिक जीवन में डायमंड और ग्रेफाइट का यूज कहां कहां होता है और किस किस काम के लिए होता है। ठीक है, जैसा कि हम डायमंड के बारे में आपको बताए थे कि डायमंड जो है वो नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो इसको कठोर चीजों को काटने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे डायमंड जो है वो कटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है, कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ग्लास कटर के रूप में जो कांच को काटता है, मार्बल कटर के रूप में जो मार्बल हार्ड मार्बल्स को काट देता है। इसके बाद रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में, जैसे चट्टानों में जो कुएं खोदे जाते हैं या चट्टान में जो ड्रिल किया जाता है, तो उस ड्रिलिंग इक्विपमेंट के रूप में डायमंड का यूज किया जाता है, उसके ऊपर डायमंड का लेयर यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर डायमंड का ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। जैसा कि आप सुने होंगे कि असली हीरे की पहचान एक असली जौहरी को होती है, तो इस डायमंड के द्वारा कई तरह के ज्वेलरीज बनाए जाते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखे भी होंगे, जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी महंगे आते हैं। डायमंड के नेकलेसेस, डायमंड के रिंग्स, डायमंड के ब्रेसलेट्स काफी महंगे होते हैं, तो डायमंड का ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है। इसके बाद शार्प एज डायमंड का यूज जो है वो आंख के डॉक्टर के द्वारा कैटरेक्ट को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए, कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद होता है उसमें एज बढ़ते एज के साथ साथ हमारे आई के लेंस के ऊपर ना एक ऑयली लेयर जम जाता है। तो मान लीजिए कि अगर डॉक्टर जो है वो ग्लास का इक्विपमेंट यूज करेगा, तो हो सकता है उसे रिस्क होता है कि कांच का टुकड़ा कहीं टूट के आंख में ना रह जाए। इसलिए जो नुकीले डायमंड के इक्विपमेंट होते हैं उनके द्वारा कैटरेक्ट को आंखों से हटाया जाता है, उस लेयर को हटाया जाता है। तो इसको एक कैटरेक्ट रिमूवर के रूप में भी आई सर्जन्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि ग्रेफाइट का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। जैसे आप अभी एग्जांपल दिए थे कि जो ट्रेन के ऊपर में पेंटोग्राफ होता है जो वायर्स ऐसे चिपक के चलता है, तो इसमें भी ग्रेफाइट का कॉम्पोजिशन होता है, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, ग्रीस, मोबिल या ब्लैक पेंट्स में इनका यूज किया जाता है। पाउडर्ड ग्रेफाइट से ल्यूब्रिकेंट बनते हैं जो मशीन को काफी फास्ट चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ड्राई सेल देखे होंगे। ड्राई सेल में जो कार्बन का इलेक्ट्रोड बीच में होता है, जैसे गोला सा बैटरी अगर तुम देखे होगे, सर्कुलर बैटरी, तो उसमें देखना कि एक लंबा सा ब्लैक पार्ट ऐसे डीप किया हुआ होता है, वो कार्बन का बना हुआ होता है और ग्रेफाइट है वो। ठीक है, इसके बाद देखो इसको इलेक्ट्रिक आर्क में भी यूज किया जाता है। आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक आर्क मेथड पढ़ने को मिलेगा, वहां पे ग्रेफाइट का यूज होता है। इसके बाद जो पेंसिल को आप यूं करके तोड़ देते हो, वो पेंसिल का जो नीब होता है, लीड होता है, वो पेंसिल का लीड भी ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट से ब्लैक पेंट भी बनाया जाता है बच्चों। हम अभी आपको बताए थे कि आप पेंसिल को यूं तोड़ तो देते हो, उसके लीड को तोड़ तो देते हो, लेकिन उस लीड को मेल्ट कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब चलिए बच्चों, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कार्बन के थर्ड एलोट्रॉप के बारे में, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो बहुत सेंचुरीज के पहले नहीं ढूंढा गया है, वो यही लगभग 30-40 साल के दायरे में इसे ढूंढा गया है। और इसको ढूंढने वाले एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, देखिए बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है और इसमें 60 कार्बन्स का एक क्लस्टर होता है, 60 कार्बन का एक गुच्छा होता है। ठीक है, और इसका जो शेप है वो कुछ फुटबॉल के आकार का होता है, स्फेरिकल होता है। अब इस क्लस्टर में, इस गुच्छा में दो तरह के कार्बन के रिंग पाए जाते हैं।
एक होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कहने का मतलब है कि कार्बन एक हेक्सागोनल शेप में कुछ इस टाइप से अलाइंड होता है, 6 साइड वाला हेक्सागोन। और एक होता है पेंटागोनल, इस टाइप से। तो इस बकमेस्टर फ्लोरीन के जो क्लस्टर है, जो गुच्छा है, उसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं। ये जो हेक्सागोन 6 साइड वाला है, और 12 पेंटागोन्स होते हैं, यानी ये 5 साइड वाले 12 पेंटागोन्स पाए जाते हैं एक बकमेस्टर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, बकमेस्टर फ्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड स्टेट में होता है, एक काला कठोर ठोस होता है। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बता दें कि तीनों एलोट्रॉप में, कार्बन के तीनों एलोट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट और बकमेस्टर फ्लोरीन में डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसको कि हम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं, और जो ग्रेफाइट होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये जो बकमेस्टर फ्लोरीन है ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, ये एवरेज होता है। ठीक है, तो क्लास 10th में बकमेस्टर फ्लोरीन के बारे में बहुत डिटेल्ड आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही थोड़ा सा पढ़ना था, और इसके बारे में हम आपको समझा दिए। हाँ, इससे इसके हेक्सागोन्स और पेंटागोन्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हेक्सागोन पेंटागोन में कंफ्यूज नहीं होना है, और आप इसको थोड़ा अच्छे से इसका स्टडी कर ले, इसको अध्ययन कर ले, और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो कार्बन कंपाउंड का है, और जो बच्चा ढंग से 10th क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ता है, 11th में उसको ऑर्गेनिक बहुत हेल्प करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आपको ऑर्गेनिक बता रहे हैं। हेलो बच्चों, हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ, जो मेरा फेवरेट है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले हम एक साइंस के इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में पढ़ ले, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लास 10th के बच्चों, जब आप जस्ट बोर्ड देकर के 11th में जाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद आपको बहुत सारे केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इसके बाद फिर इन्वायरमेंटल, न्यूक्लियर, बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे केमिस्ट्री के, लेकिन उनमें से बहुत स्पेशल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, साइंस की वह शाखा जो कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करता है, या हाइड्रोकार्बन या उससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन करता है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी साइंस का वह ब्रांच जो केमिकल स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करता है, जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो देखिए बच्चों, पहले एक बहुत ही नामी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। वो उन्होंने अपने थ्योरी में ये बताया था, उनके द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम केमिकल लैब में कभी बना ही नहीं सकते। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में होते हैं, उन्हीं के बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब के सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और ये जो लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार। और वाइटल फोर्स थ्योरी जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था, जिसको केमिस्ट्री का ग्रैंडफादर कहा जाता है। लेकिन उनके इस थ्योरी को उन्हीं के स्टूडेंट ने फेल कर दिया। कहा जाता है ना कि चेला जो है वो कभी गुरु से बहुत आगे निकल जाता है, और हर गुरु चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए गए बच्चे काफी आगे जाएं। हम भी चाहते हैं कि आप हमसे 2 अक्षर सीख रहे हैं तो आप एक अच्छी ऊंचाई तक जाओ। देखो यहाँ पर क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो बताता है कि कार्बन कंपाउंड को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ओहलर नामक एक वैज्ञानिक थे या केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। यूरिया हमारे बॉडी में यूरिन में पाया जाता है, लगभग यूरिन का 2% यूरिया कंटेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यूरिया को बनाया गया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से बनाया गया था, NH4CnO से। तो जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो ये सिंथेसाइज होकर के यूरिया बनाया, NH2CO NH2।
अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका जो जीता जागता उदाहरण आप देखते हो, ये मीथेन CH4, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन, C2H5OH इथेनॉल। ये आप अजीबोगरीब जो नाम सुन रहे हैं, हम इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जब एक कार्बन होता है और उसके संख्या से दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो एल्केन होगा। अगर कार्बन की संख्या के जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी तो एल्कीन होगी। कार्बन की संख्या के डबल से दो कम हाइड्रोजन की संख्या होगी तो अल्काइन होगा। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। अभी एक काम कीजिए, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर दो अक्षर सीख गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कार्बन के ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से तो बने हैं लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। जैसे कार्बन से बना हुआ कुछ ऑक्साइड होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बाइड्स हो गए। ये भी कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, इनको भी कार्बन ने ही बनाया है, लेकिन इनका स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनको अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। ये अलग ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। इसके बाद देखिए, अभी हमारे आसपास, हम फर्स्ट लेक्चर में भी ये बताए थे आपको जब हम कार्बन का इंट्रोडक्शन दिए थे कि हमारे आसपास लगभग 5 मिलियन से ज्यादा, यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स हमारे आसपास हैं। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लाखों लाख कंपाउंड्स का निर्माण करता है? इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे और आज भी आपको बता रहे हैं कि कार्बन के अंदर एक खास गुण होता है। कार्बन खुद का बहुत प्यारा है, कार्बन खुद का बहुत फेवरेट है। इसलिए कार्बन क्या करता है कि वो दूसरे कार्बन्स के साथ मिलकर एक लंबा चेन बनाता है। और ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहा जाता है। मतलब जब एक कार्बन दूसरे कार्बनों से जोड़ कर एक लंबा सा चेन बनाए तो इसको हम कैटेनेशन कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी प्रकार से उसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो टेट्रा वैलेंसी है। मतलब कार्बन के बाहर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को देना या 4 इलेक्ट्रॉन को लेना पॉसिबल नहीं होता है और इस कंडीशन में कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, या तो सिमिलर एटम्स से या डिफरेंट एटम्स से। ठीक है, अब बच्चों हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बातें कर लें जो आपको इस क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना है। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th में कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में ही पढ़ना है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स में आता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आपको अगले लेक्चर में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है वो हैलो एल्केन्स है। मतलब कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाए, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे हैलोजन एटम्स होते हैं, तो इनको आप अगर जोड़ दोगे तो इससे उनका केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एल्केन से कैसे डिफर होंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर अल्कोहल, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का डिस्कशन आपको अगले लेक्चर में किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो अगला होगा और उसके द्वारा आपको समझाया जाएगा कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनके लास्ट में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, उनके नाम के पहले कौन सा सफिक्स लगेगा, उनका पोजीशन कैसे कैसे डिराइव होगा, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।